नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस के लिए जो हमारे पास में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो महिला बाल अपराध हमारे पास, उसका कुछ हिस्सा आपने आशु जी के द्वारा पढ़ा, कुछ पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है RTE RTE 2009। ये शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना है इसकी। RTE शॉर्ट फॉर्म, पूरा बोलें तो हम क्या बोलेंगे इसे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009। या हम बात करें शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009। देखिए, हमारे राजस्थान पुलिस के अंदर एक पार्ट है जिसमें हमें दे रखा है महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधानों के ऊपर। उन्हीं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत एक कानूनी प्रावधान है वो हमारी शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। ये हमारे पास में सिलेबस के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि जनरल एक्ट है, सामान्य एक्ट है, ध्यान रखना। ये एक ऐसा विषय है, ऐसा पार्ट है कि बहुत बार हमसे, जब ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में ही नहीं था कि राजस्थान पुलिस के अंदर महिला और बाल अपराध, तब भी यहाँ से पूछ लिया गया था कि निःशुल्क शिक्षा जो अधिकार है वो कब लागू हुआ था। तो अर्थात ये जनरल एग्जामों में वैसे ही पूछ लिया जाता था, लेकिन इस बार हमारे पाठ्यक्रम के अंदर है कि महिला और बाल अपराध से संबंधित अधिकार, तो इनके अंदर बच्चों के अधिकारों के अंदर हम अधिकार पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार पत्र 2009, ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछे कि इस RTE एक्ट का पूरा नाम क्या है। अब के जितने भी एक्ट हैं हमारे पास में, चाहे वो महिला से संबंधित हो, चाहे बच्चों से संबंधित हो, चाहे आपने घरेलू हिंसा को पढ़ा हो, चाहे अनैतिक व्यापार पढ़ा हो, चाहे महिला अशिष्ट पढ़ा हो, चाहे आपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पढ़ा हो, इन एक्ट के जो सभी का पूरा नाम है वो पूरे का पूरा नाम हमें मालूम होना जरूरी है दोस्तों। कुछ बार हमसे क्या पूछेगा कि सीधा सीधा पूछ लेगा कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है हमारे पास में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, एक्ट के पूरे की बात करें हम नाम की, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। पूरा नाम क्या दोस्तों इसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, आपके साथ गड़बड़ कहां कर देगा, वह साधारण सा प्रश्न पूछेगा कि RTE एक्ट का पूरा नाम है, वह पहला ऑप्शन दे देगा राइट टू एजुकेशन 2009, और अधिकांशतः हमको ये लगेगा सर ये पूरा नाम है। तो ध्यान रखना, पूरा नाम ये नहीं है, पूरा नाम ये है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अब वो क्या करेगा पेपर के अंदर कि मान लो वो यो नाम नहीं दे रहा, वो ये नाम दे रहा है, ये नाम देकर भी आपको कैसे कंफ्यूज करेगा कि वह हमसे पूछ लेगा। देखिए, शब्दों को आगे पीछे कर देगा, वो यूं बोल देगा अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, गलत हो गया ना। दूसरा गड़बड़ क्या कर देगा, वो सीधा ये सीक्वेंस बोलेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य, इस बाल शब्द को गायब कर देगा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कर देगा। या ऑप्शन क्या बना सकता है वो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2009 कर देगा, या इस टाइम पीरियड को 2009 की जगह 2010 कर देगा, क्योंकि पूरे भारत के अंदर यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो हमें दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, और दूसरा जो एक्ट है वो बना कब, ध्यान रखना। दो बातें हमेशा महत्वपूर्ण होती है कि एक तो कोई भी एक्ट होता है
वो बनता कब है, दूसरा उसके लागू होने की, उसके परिवर्तन की जो तिथि है वो कौन सी है, ये हमारी दोनों बातें क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हमारे पास में पहला पार्ट है कि ये इसका पूरा नाम से ध्यान रखना। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अब किसी भी एक्ट के अंदर देखना, हर एक्ट के अंदर जो पहला एक्ट की जो पहली धारा होती है, पहला सेक्शन होता है एक्ट की, जो हमेशा पहली धारा होती है, उस पहली धारा के अंदर एक ही चीज मिलती है हमको, क्या, कि एक तो मिलता है एक्ट का नाम क्या है, उसका संक्षिप्त नाम, कि उस एक्ट का पूरा नाम क्या है, दूसरा उस एक्ट के लागू होने की तिथि क्या है, प्रारंभ क्या है, और तीसरा उसका विस्तार कहाँ तक है। ये क्या मतलब हुआ सर? देखना, कोई भी एक्ट, चाहे आप घरेलू हिंसा को पढ़ें, चाहे आप अनैतिक व्यापार को पढ़ें, चाहे आप जो है महिला अशिष्ट रूपण पढ़ें, चाहे जो मर्जी एक्ट पढ़िए, हर एक्ट की जो पहला सेक्शन, पहली धारा होती है, उस पहली धारा के अंदर आपको हमेशा याद रखना इस बात को कि पहली धारा में आपको केवल और केवल क्या मिलता है, कि उस एक्ट का पूरा नाम मिलता है, दूसरा उसके लागू होने की तिथि, वो लागू कब से होगा, मतलब प्रभावी कब से होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, कि उसे प्रभावी रूप से कब लागू, बना कब नहीं, वो डेट नहीं होती। फिर जो फर्स्ट सेक्शन होता है, पहली धारा होती है, उसके अंदर हमेशा उसके लागू होने की तिथि होती है। तीसरा उसका विस्तार कहाँ पर है, ध्यान रखना, अर्थात वह भारत के किन राज्य क्षेत्र के अंदर लागू हुआ है। ये तीनों बातें होती है इसके अंदर, पढ़ेंगे डिटेल से, हम इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। तो पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो पूरे नाम तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, ये एक्ट जानने के लिए हमें पहले इस बात को जानना जरूरी है कि हमें शिक्षा जैसे विषय के लिए कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये वाली कि जो शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार बना है 2002 के अंदर, शिक्षा जो एक उपयोगी विषय है, इस विषय को भी हमें कानून के माध्यम से देना पड़ा। न जाने ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों को सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं हम। कोई भी जो कानून है वो हमेशा यूं ही नहीं आता, उसके पीछे एक लंबी भूमिका होती है, परिस्थितियों का निर्माण होता है, फिर उन समस्याओं को, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। अब आपको इतिहास के पीछे के पन्नों में लेकर के चलते हैं हम, तो कहानी चलती है 1819 की। 1819, बहुत पीछे चले गए हम, कहाँ एक्ट पढ़ रहे हैं 2009 का, और कहाँ जिक्र चल रहा है 1819 का, न जाने कितने पीछे हैं हम, है ना। भी 2020 के अंदर जी रहे हैं आज हम, तो लगभग हम 1819 से 1919 और 2019, 200 साल पीछे हम लौट करके चले गए हैं। उस 200 साल पुराने इतिहास को जान करके यहाँ तक पहुँचेंगे 2009 तक, और वहाँ से हम बात करेंगे आगे। देखिए 1819 के अंदर एक व्यक्ति था, पादरी जेविस कैरी। कौन? पादरी जेविस कैरी। हम इस पादरी जेविस कैरी को क्यों पढ़े? क्योंकि पादरी जेविस कैरी ने क्या किया था, जो अजमेर तथा पुष्कर के अंदर अजमेर तथा पुष्कर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की थी। पादरी जेविस कैरी ने अजमेर और पुष्कर के अंदर क्या की थी, अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की थी। पहली बात कि इन्होंने अजमेर और पुष्कर को ही क्यों चुना? जयपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासत थी, मारवाड़ थी, मेवाड़ जो प्राचीन गौरव थी, उदयपुर हमारे पास में सबसे प्राचीन रियासतों के अंदर जो रियासत आती है, वहां जाकर के इन्होंने अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना क्यों नहीं की? देखिए, हमें मालूम है कि आज़ादी के समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत के अंदर राजस्थान में अंग्रेज कहाँ रहते थे? अंग्रेजों का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था हमारे पास में? अजमेर मेरवाड़ा था। ध्यान रखना, है ना। अजमेरों का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा।
जबकि ग्रीष्म काल के अंदर ये कहाँ चले जाते थे, माउंट आबू के अंदर चले जाते थे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब जहां अंग्रेज रह रहे हैं वहां ही तो अंग्रेजों के बच्चे होंगे, और वहां अंग्रेजों के बच्चों के लिए हमने स्कूल खोले थे। ये स्कूल पादरी जेविस कैरी ने खोले थे। ये जो स्कूल खोले थे ये राजस्थान के अंदर आधुनिक शिक्षा के संबंध के अंदर पहला प्रयास था, इसलिए हमें 1819 के अंदर जाना पड़ा। आपसे पूछेगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयास किसने किया। हमसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर आधुनिक शिक्षा के रूप के अंदर सबसे पहले प्रयत्न किसने किया था, तो पादरी जेविस कैरी ने किया था। कहां से किया था, अजमेर और पुष्कर से किया था। यहां पर अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की थी। यह तो बात हुई हमारे राजस्थान की। उसके बाद देखिए अगली बात करते हैं हम 1819 से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 1835 के अंदर। 1835 के अंदर क्या खास बात हुई थी, देखिए 1835 के अंदर एक व्यक्ति को याद रखना, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहते हैं। भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा का जनक हम इसे कहते हैं, लॉर्ड मैकाले को कहते हैं, ठीक है ना। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, अर्थात भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड मैकाले। इसका मतलब लॉर्ड मैकाले शायद बहुत शानदार आदमी होगा, ध्यान रखना, सुनिए पूरी बात सुनिए पहले, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा, पहली बार ये मांग रखी कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह मांग रखी थी लॉर्ड मैकाले ने कि भारतीयों को जो है वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। सुनिए, जब इससे ब्रिटिश की संसद में पूछा कि क्यों मिलनी चाहिए, भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन क्यों मिलनी चाहिए, ध्यान रखना, तो इनका जवाब आया, देखिए हम काम किसके अंदर कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, है ना। लॉर्ड मैकाले कह रहा है क्या काम कहां कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया में कंपनी में काम करने के लिए किसकी जरूरत है, सोना बाबू की, ठीक है ना। किसकी जरूरत है, बाबू की जरूरत है। और ये बाबू कहां से लाते थे, ये बाबू लेकर के आते थे इंग्लैंड से। एक बात तो बाबू के काम कितना का होता है, अब बाबू को यहां से इंग्लैंड से लेकर के आएंगे, यहां पर कितना खर्चा लगेगा और काम कितना सा है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये बाबू हम भारत से ही तैयार कर ले तो हमारा खर्च बच जाएगा। पहली बात तो ये, मतलब मन में पाप है कि हमने सोचा अच्छा आदमी होगा, देखिए मन में पाप। सुनिए, तो इसके लिए इसका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है लॉर्ड मैकाले का, बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि हमें एक ऐसा भारतीय बाबू
तैयार करना है जो सकल से भारतीय तथा अकल से अंग्रेज हो। इन्होंने क्या बोला कि हमें एक ऐसा बाबू तैयार करना है जो शकल से तो भारतीय हो लेकिन अकल से क्या हो, अंग्रेज हो। अर्थात हम क्या करेंगे, बाहर के लोगों को पढ़ा करके यहाँ बाबू बना लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारा खर्चा बच जाएगा। दूसरी बात, हमें भारत के लोगों से सिंपैथी मिलेगी, ध्यान रखना। भारतीयों के हमें क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। भारतीय देखेंगे ये अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, तो भारतीय भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना। तो मन में दो पाप आ गए इसके, ठीक है। तीसरा पाप सुनिए इसका। संसद ने पूछा क्या ऐसा संभव है कि सभी भारतीयों को शिक्षा दे दी जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसने बोला कि ये किसने कहा कि मैं सभी भारतीयों को शिक्षा देना चाहता हूं। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं पूरे भारतीयों को शिक्षा दूंगा। मैं तो बात कर रहा हूं क्या, वर्ग विशेष की। मैं एक वर्ग विशेष को शिक्षित करूंगा, ध्यान रखना। सारे भारतीयों को नहीं करूंगा, मैं कुछ एक लोगों को ही क्या करूंगा, शिक्षित करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर इनमें दम हुआ तो ये आगे शिक्षा का ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, हमें तो हमारे बाबू मिल गए, हमें आगे की टेंशन नहीं है, तो हमने पूरे भारतीयों को शिक्षा नहीं देनी है, और हमने केवल और केवल क्या करना है कि कुछ एक लोगों को ट्रेन करेंगे, वो आगे से आगे क्या करेंगे, चलते चलेंगे। इस पद्धति को कहते हैं निस्पंदन पद्धति। निस्पंदन सिद्धांत या पद्धति। कौन सा निस्पंदन सिद्धांत होता है कि जब मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने आगे बच्चों को पढ़ा दिया, उन्होंने आगे से आगे पढ़ा दिया, इस प्रकार। तो ये कौन सा है हमारे पास में निस्पंदन सिद्धांत होता है। एक तो सब बच्चों को एक साथ मैं पढ़ाऊं, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया, आप आगे पढ़ा रहे हो, आपके पढ़ाए हुए बच्चे आगे पढ़ा रहे हैं, वो आगे पढ़ा रहे हैं, तो होता है शिक्षा को आगे से आगे लेकर के जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये कौन सा होता है, निस्पंदन सिद्धांत होता है, ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है। ओके, सुनिए बात को। तो अगर हमसे ये पूछ ले निस्पंदन सिद्धांत है, वो निस्पंदन सिद्धांत किसका है, तो ये निस्पंदन सिद्धांत जो है दोस्तों वो किसका है, ऑकलैंड का है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ये निस्पंदन सिद्धांत पूछ ले किसका है, तो ऑकलैंड का है, ध्यान रखना। ये विश्व में मानचित्रों का जनक था। हमारे पास में जो जीटी रोड थी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, उसका भी यही था, ध्यान रखना, इंजीनियर, ठीक है ना, ऑकलैंड। तो ऑकलैंड वैसे याद रखना, निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कौन है हमारे पास में, लॉर्ड मैकाले है। चलो गुरुदेव, ये बात तो हो गई कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले है, लेकिन अगर हमसे पूछे, क्या पूछे कि विश्व में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है, विश्व के अंदर आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है, तो आप नाम लेंगे चार्ल्स ग्रांट का, ध्यान रखना। कौन है जनक, चार्ल्स ग्रांट है। तो फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं 1835 के बाद में, तो बात करते हैं हम 1854 की। मैकाले ने जो मांग रख दी, उस मांग को क्या तभी स्वीकार कर लिया गया था, नहीं स्वीकार किया गया था। देखिए 1854 के अंदर क्या आता है, वुड डिस्पैच पत्र आता है।
1854 1854 में आता है वुड डिस्पैच पत्र। सर ये क्या पत्र, ये कौन सा पत्र है? सुनो देखो बात को। इस वुड डिस्पैच पत्र को हम कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, या ऐसा कहते हैं महाधिकार पत्र। क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र। इस वुड डिस्पैच पत्र के अंदर पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीयों को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलनी चाहिए। सुनो, मैं स्वीकार किया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है ना? इस वुड डिस्पैच ने पहली बार माना कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिलनी चाहिए, अर्थात भारतीयों को शिक्षा का क्या मिला? अधिकार मिला। भारतीयों को शिक्षा का अधिकार मिलने के कारण हम जो वुड डिस्पैच पत्र है इसे भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। दोस्तों ध्यान दें, ठीक है ना? मैग्ना कार्टा क्या होता है कि जहां पर भी अधिकारों के ट्रांसफर की बात हो, ध्यान रखना, हम किसी को किसी चीज के अधिकार दे रहे हैं तो अधिकार जिस पत्र के अंदर देते हैं, जिस रूप में देते हैं, जिस प्रारूप के अंदर देते हैं, उसी प्रारूप को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1215 ईस्वी के अंदर जब संसद के ब्रिटेन के अंदर से संसद के जो राज परिवार ने जो सत्ता के सारे अधिकार थे वो संसद को सौंपे थे। संसद को जिस शाही पत्र के ऊपर अधिकार लेकर दिए गए थे उसे हमने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था। इसी कारण जब भी कभी अधिकारों की बात आती है, चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट है हमारे, जब भारतीय संविधान के अंदर पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों को भी हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ध्यान रखना, क्यों? वहां पर ट्रांसफर ऑफ राइट्स हो रहा है। जब भी अधिकारों के ट्रांसफर की बात हो, अधिकारों के स्थानांतरण की बात हो, किसी को कोई अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं तो अधिकार प्रदान जिस प्रारूप में दिए जा रहे होते हैं उस प्रारूप को हमेशा क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ध्यान रखना, ओके। तो वुड डिस्पैच पत्र के अंदर हम भारतीयों को शिक्षा का अधिकार मिला था, इसलिए हम वुड डिस्पैच पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ध्यान रखना, डिस्पैच पत्र वो होता है जो एक विभाग से दूसरे विभाग के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और वुड के द्वारा किया गया। ध्यान रखने वाला तो हमसे सीधा सीधा पूछे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे उत्तर होगा हमारे पास में वुड डिस्पैच पत्र को। और पूछ ले कि वुड डिस्पैच पत्र कब आया था? 1854 के अंदर आया था। दोस्तों ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि इस वुड डिस्पैच पत्र के अंदर हमसे ये पूछ ले कि किस स्तर की शिक्षा देने की बात कही थी, तो इस वुड डिस्पैच पत्र के अंदर भारतीयों को माध्यमिक स्तर की और व्यावसायिक माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी। ठीक है ना? इन्होंने कोई हमें जैसे पढ़ने वाली नहीं बात की थी, ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए बात की थी। क्यों? कि कंपनी के अंदर अगर पढ़े लिखे वर्कर काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। अगर अनपढ़ व्यक्ति काम करेंगे तो वो नुकसान ज़्यादा करेंगे और उत्पादन क्या होगा? कम होगा। इसलिए हमारे पास में इसने किसके बात की थी? माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी। ध्यान रखना, 1854 के अंदर। अब देखिए बात करते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़े तो 1870 के अंदर पहुँचते हैं। 1870 के अंदर इंग्लैंड ने
स्वयं के राज्य में, जहां इंग्लैंड का अधिकार क्षेत्र ध्यान रखना, स्वयं के राज्य के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की। इंग्लैंड ने खुद के राज्य के अंदर क्या की थी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। इसलिए यह विश्व में प्रथम प्रयास था, विश्व में प्रथम प्रयास था। हमसे पूछे कि विश्व के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने हैं तो सबसे पहले प्रयास किस देश के द्वारा किया गया, किस राज्य के द्वारा किया या किसने किया? तो इंग्लैंड ने किया। ध्यान रखना, इंग्लैंड ने 1870 के अंदर अपने राज्य के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या किया था? लागू किया था। ध्यान रखना, जो बात 1870 में इंग्लैंड में लागू हो चुकी है उस चीज को हम 2010 के अंदर लागू कर रहे हैं। 1870 से 1970 100 साल, 1970 से 40 साल, 2010 मतलब हम 140 साल पीछे चल रहे थे इंग्लैंड से। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जो चीजें हमें उस समय लोगों ने रिक्वायरमेंट विदेशों के अंदर उस समय इस चीज के महत्व को समझ गए थे, ध्यान रखना, उस चीज को हमने 2010 के अंदर समझ करके लागू किया। ध्यान रखना। अब एक कंफ्यूजिंग है दोस्तों यहां से क्या, कि अगर हमसे यह पूछे कि प्रथम राज्य कौन सा है तो प्रथम राज्य के अंदर इंग्लैंड स्टेट आएगा। ध्यान रखना, लेकिन अगर हमसे यह पूछे कि पहला देश कौन सा है, विश्व के अंदर पहला देश कौन सा है जिसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था, नो डाउट सीधा टिका देना परसा। दूसरा कौन सा? जॉर्डन। ठीक है ना, अगर हमसे बात कर रहे हो देश की, ध्यान रखना, तो देशों के अंदर हम किसको टिकाएंगे? परसा को टिकाएंगे। ध्यान रखना, दूसरा आ जाए इंग्लैंड। तो ये तो इंग्लैंड की बात होगी। अब यहां तक नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, 1870 के बाद चलते हैं हम 1906 के अंदर। आजादी से पहले भारत रियासतों के अंदर बंटा हुआ था। उन्हीं रियासतों के अंदर एक रियासत थी बड़ौदा की, और बड़ौदा की रियासत के शासक थे सियाजी गायकवाड़। कौन थे? सियाजी गायकवाड़। ऐसा क्या किया सियाजी गायकवाड़ ने कि आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं? तो देखिए सुनिए दोस्तों, हमारे पास में 1906 के अंदर, 1906 में जो बड़ौदा रियासत थी उस बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने, सियाजी गायकवाड़ ने क्या किया था? अपनी रियासत के अंदर निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया था। निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया। ठीक है ना, ये जो आयोजन था ये भारत के अंदर पहला प्रयास था। भारत में प्रथम प्रयास। नोट करें इसको, क्या कि हमारे पास के अंदर 1906 के अंदर सियाजी गायकवाड़ बड़ौदा रियासत के शासक थे। उन्होंने समझा इस चीज को कि हमें एजुकेटेड होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इसलिए अपने रियासत के लोगों को क्या किया इन्होंने? निःशुल्क शिक्षा आयोजन के लिए क्या किया? लागू किया। ध्यान रखना, यह भारत के अंदर क्या था? निःशुल्क शिक्षा का पहला प्रयास था। फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।